Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear viewers. After a long time, welcome to my YouTube channel. मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सिबगतुल्ला और आज हम जिस चैप्टर पर जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम आपके सामने लिखा पड़ा है वेव। वेव क्या है, उसके मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। आपने समझना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी चैप्टर को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो वो कल अपलोड कर दूंगा। चलें चलते हैं वेव की तरफ कि हमारे पास वेव क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव। तो सबसे पहले मैं वेव की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वेव हमारे पास क्या होती है सिंपली। अच्छा, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं ओवरऑल, तो मैं इतना मजीद ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जो वेव होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो भाई वेव है वो वेव हमारे पास क्या है, वो है मोड ऑफ ट्रांसफर इन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक मोड है, एक तरीका है जिसमें क्या होता है, जिसमें एनर्जी होती है ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। ये साउंड वेव्स हैं, ये आवाज की लहरें हैं। जो मेरा बोलना है वो एक एनर्जी प्रोपेगेट करवा रही है आपके कानों तक और आप मेरे साउंड को सुन रहे हैं। तो वेव हमारे पास क्या है, वेव हमारे पास एक मोड है जिस मोड से क्या होने वाला है, जिस मोड से एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके बाद हम वेव को टाइप्स में डिवाइड करते हैं और वेव के हमारे पास जो टाइप्स हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वेव की, वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज मैकेनिकल वेव। सबसे पहले हमारे पास जो वेव की टाइप होगी वो मैकेनिकल वेव होगी। अच्छा, मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जो क्या करती है, जो मीडियम पर डिपेंडेंट है, ये याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी कि अगर मीडियम नहीं होगा तो वो वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, और अगर मीडियम होगा तो वेव ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन वर्ड की मीनिंग है फॉर ट्रेवल। तो जब वेव प्रोपेगेट करे तो यहाँ पर मीडियम होना लाजमी है। उन टाइप्स ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड मैंने मीडियम लिखा है, मैं इस मीडियम को थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगा, सही है। तो यहाँ पर इस मीडियम का मतलब क्या है, वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं मीडियम को। तो यहाँ पर जो मीडियम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मीडियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, वो मीडियम का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मीडियम की इलास्टिसिटी होगी और मीडियम को इनर्शिया होगी। यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पर जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो मीडियम जो होगा वो क्या होगा, दैट हैज इलास्टिसिटी, जिसको इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अच्छा, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जिसमें एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी कि अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूं तो वो सेम पोजीशन पर वापस लौट के आए, तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मीडियम को इलास्टिसिटी भी होगी और मीडियम को दूसरी चीज कौन सी होगी, दूसरी चीज होगी इनर्शिया। तो यहाँ पर ये चीज मैं लिख लेता हूँ, दैट हैज इनर्शिया। यानी कि मीडियम को यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए, एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एक इनर्शिया होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडियम की ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, इसके एग्जांपल्स पर आते हैं कि अगर हम मैकेनिकल वेव के एग्जांपल्स पर आए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें जो मैकेनिकल वेव की मिलती है वो हमारे पास होती है साउंड वेव, ठीक है। अब साउंड वेव को दर हकीकत मीडियम की नीड होती है फॉर देयर ट्रेवल। जैसे देखें, सूरज में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें नहीं सुनाई दे रहा, क्यों? क्योंकि सूरज और जमीन के दरमियान में एक फ्री स्पेस है, एक वैक्यूम है। तो यहाँ पर अगर खाली जगह होगी तो वो वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो वेव की प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम चाहिए, तो साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसी तरीके के साथ रस्सी में जो वेव्स जनरेट होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग वेव्स। वो भी हमारे पास क्या होती हैं, वो भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्योंकि देखें, अगर रस्सी होगी तो वेव जनरेट होगी, अगर रस्सी नहीं होगी तो वेव जनरेट नहीं हो सकती। तो ऐसे समझ लें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग वेव है वो रस्सी उनके लिए क्या है, एक मीडियम है फॉर देयर प्रोपेगेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल और उसकी ये दो प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसकी इलास्टिसिटी भी होगी और इसकी इनर्शिया भी होगी। उसके बाद हम दूसरे टाइप पर आते हैं। वैसे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर मैकेनिकल वेव के बारे में होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी दूसरी टाइप को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं
एंड इट्स सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी हमारे पास जो सेकंड टाइप होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आप उसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम इसको सिंपली जो है ना वो ईएम वेव का नाम दे देते हैं, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके रिवर्स में चली जाएगी। ये क्या कहेंगे आप कि भाई ये वो वेव्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं। और किसके इंडिपेंडेंट होती हैं? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये मीडियम के इंडिपेंडेंट होगी फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर ट्रेवल। अच्छा, इसका मैं बड़ा सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। देखिए, फॉर प्रोपेगेशन, अगर कोई मीडियम होगा तब क्या ये वेव ट्रेवल कर सकती हैं? तो पॉसिबल है। यानी कि अगर हम कोई मीडियम रख देंगे, अगर कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगी या कोई गैस होगी, तब ये जो है वो वेव ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन ये मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम के क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर मीडियम होगा तो वेव ट्रेवल कर सकती हैं, अगर मीडियम नहीं होगा तब भी ये वेव ट्रेवल कर सकती है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल पर आए बड़े सिंपल से, तो वो हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल्स, और यहाँ पर हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स हैं वो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। ये हमारे पास क्या है? एक्स रेज हो गए या गामा रेज हो गए हमारे पास। ये क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज, गामा रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आगे चल के पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये दो डेफिनेशंस आपने ध्यान में रखनी है विद देयर एग्जांपल्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मुझे इस चीज को क्लियर ऑल ड्राइंग्स करके मुझे थर्ड टाइप ऑफ वेव डिस्कस करनी है। उसकी सिंपल सी हम डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे यहीं पर। ओके, तो मैं यहाँ से इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूँ, उसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ वेव की तरफ चलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ वेव हमारे पास क्या है? दीज वेव्स आर कॉल्ड मेटर वेव्स। हमारे पास ये वेव्स क्या कहलवाती हैं? मेटर वेव्स कहलवाती हैं। मेटर वेव्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेटर वेव्स के साथ रिलेटेड। वो ये होती है कि पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव। हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो बिहेव करते हैं, और कैसे बिहेव करते हैं? एज अ वेव बिहेव करते हैं। पार्टिकल बिहेव्स एज अ वेव, यानी कि जो पार्टिकल हैं वो वेव की बुनियाद पर बिहेव करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो वेव की तरह बिहेव करते हैं हमारे पास। अब इसके अगर एग्जांपल पर आए, तो इसके मुतालिक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इस मैटर वेव को रिलेट करके एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसका नाम क्या है हमारे पास? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये होता क्या है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं किसी भी स्लिट के थ्रू। यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? मूव करती है किसी भी स्लिट के ऊपर। लेकिन ये ऐसा होता है कि जब ये इस स्लिट के किसी पार्ट से निकलते हैं, छोटे से हिस्से होते हैं स्लिट के अंदर, तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो स्क्रीन पर क्या बनाते थे? एक स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाते थे हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सी नेचर है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल नेचर है। लेकिन आपको ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आती हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाना किसका एग्जाम्पल था? वो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाना एग्जाम्पल था हमारे पास जो है ना वेव नेचर को रिलेट करके। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल है, लेकिन जब ये स्क्रीन पर टकरा रहे थे उस स्लिट्स के क्रॉस होने के बाद, तो वहां पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बने। अच्छा, ये क्यों बनी? इस चीज को हम अवे कर देते हैं, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट दिया इस चीज को लेकर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो, अच्छा ये तीन टाइप ऑफ वेव्स होती हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर हम जो मैकेनिकल वेव्स मैंने पहले आपको बता दी, हम क्या करते हैं? इस मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैटर वेव्स का जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने इसको इरेज करके फिर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की तरफ जाना है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलें मैं इस चीज को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की तरफ, कि मैकेनिकल वेव की क्या टाइप्स हैं और हम किसकी बुनियाद पर जो है वो मैकेनिकल वेव को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव है, और हमारे पास जो पहली टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, कि वो कैसे ट्रेवल कर रही है हमारे पास वेव। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं होता है कि अगर आपके पास वेव है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ वेव कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है।
तो ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन मैंने बना दिया है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लेकिन हमें ये पता है कि भाई जब वेव मूव करेगी तो इसके पार्टिकल जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे अपनी मीन पोजीशन के अराउंडिंग, और वो जो पार्टिकल्स इस पर मूव करें वो कैसे मूव करें, वो परपेंडिकुलर मूव करें। वो कैसे मूव करें, उनका परपेंडिकुलर मूव करना लाजमी है। तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, इसी तरीके के साथ ये पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे, और इनके दरमियान में हमें एंगल देखें तो यहाँ पर 90 की एंगल बनेगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर, और ये पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव के साथ एक एंगल बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन एक और भी बन सकती है जो मैंने ज्यादातर बुक्स में देखी है, और इसकी डेफिनेशन जो दूसरी है वो ये बन सकती है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूव अक्रॉस। दो वर्ड है यहाँ पर, एक होता है पार्टिकल मूव्स अक्रॉस और दूसरा होता है पार्टिकल मूव अलोंग। तो यहाँ पर अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पार्टिकल मूव अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके अक्रॉस मूव कर रहे हैं। और अक्रॉस का क्या मतलब है, अक्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। तो पार्टिकल मूव अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो पार्टिकल हैं वो एक क्रॉस मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, और 90 की एंगल बनेगी, अभी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद जब ट्रांसवर्स इज इट क्लियर, परपेंडिकुलर बनेंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के हिसाब से अक्रॉस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद जब ये वेव बनती है तो वेव के अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं, कुछ कांस्टेंट फार्मूला हैं, मैं उनको भी यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं वेव के पैटर्न का तरीका बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन होगी जो वर्टिकल एक्सिस को शो करेगी, वाई एक्सिस को, और एक लाइन होगी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल को शो करेगी, एक्स एक्सिस को शो करेगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक वेव बना दी, लेकिन वेव बनाने का तरीका कुछ इस तरीके के साथ था कि वो जो वेव थी वो इस मीन पोजीशन के अलोंग कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही थी। ये वेव जो है ये अपनी मीन पोजीशन के अलोंग कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है हमारे पास। अब इसको, ये जो वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, इसको हम मीन पोजीशन कह सकते हैं। इस मीन पोजीशन के ऊपर वाला इलाका जो आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ अ वेव। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप वेव का क्रेस्ट कहेंगे, और इस मीन पोजीशन के नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रफ ऑफ अ वेव। तो ये हमारे पास वेव का क्या बन जाएगा, ट्रफ बन जाएगा। अब ये जो वेव का क्रस्ट और ट्रफ बना है तो इनके दरमियान में कुछ पर्टिकुलर हम डिस्टेंस लेंगे, लेकिन डिस्टेंस पर्टिकुलर कैसे लेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा दरहकीकत होगा क्या। अब यहाँ पर इस वेव के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ, इस चीज को काइंडली थोड़ा गौर से समझिएगा। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है, वो पॉइंट्स हमारे पास कुछ ये हैं कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ ब्लैक से, आई होप कि आपको नजर आ रही होगी, पॉइंट ए। इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बना देता हूँ और उसी के ही सामने पॉइंट बी। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऊपर की तरफ है, ये देख लें। इसी तरीके के साथ पॉइंट बी पर भी जो पार्टिकल होगा उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, वो भी ऊपर की तरफ है। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा पार्टिकल्स आर इन फेज, या पार्टिकल्स आर हैव सेम फेज, वो पार्टिकल्स सेम फेज के बीच में होंगे। अब ये जो सेम फेज के पार्टिकल्स हैं यानी ए और बी, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस होता है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा, लेकिन किस तरीके के साथ होगा, टू पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, जिनका सेम फेज क्या होना चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। और सेम फेज कैसे बना वो भी अभी मैंने आपको बता दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये समझ आई ये पॉइंट। अच्छा, अब मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये जो ऊपर वाला पार्ट था तो ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, क्रेस्ट, और पॉइंट बी पर भी हमें ऊपर वाला पार्ट मिलेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। तो इसी तरीके के साथ एक वेव के अंदर अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट जाएंगे या ट्रफ टू ट्रफ जाएंगे, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ये याद रखिएगा। यानी कि एक वेव के अंदर अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस चाहिए या ट्रफ और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूं कि मुझे क्रेस्ट टू ट्रफ या ट्रफ टू क्रेस्ट जाना है,
क्रस्ट टू ट्रफ या ट्रफ टू क्रस्ट जाना है तब डिस्टेंस क्या होगा, तब उस वेवलेंथ का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुकम्मल डिस्टेंस है इसको हमने वेवलेंथ कहा। अब यहाँ से लेकर हम आगे की तरफ जाएंगे इस साइड, इस पोर्शन के साथ और इस पोर्शन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हाफ वेवलेंथ हो जाएगा, यानी कि λ/2। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ कि उसका डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ/2 के बराबर मिलेगा। तो ये डिस्टेंस के एमसीक्यू याद कीजिएगा। अगर क्रस्ट और क्रस्ट हो, ठीक है, लगातार क्रस्ट हो जाए, लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और क्रस्ट और ट्रफ के बीच में और ट्रफ और क्रस्ट के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ/2 कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स की लोकेशन हम रख लेते हैं और उसके मुतालिक हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं एरोज यहाँ से मिटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आए थे। ये पॉइंट है पॉइंट सी, ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट बना देते हैं पॉइंट डी। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी पर, पॉइंट सी आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब पॉइंट सी और पॉइंट डी पर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करें, क्वेश्चन ये था। यानी कि पार्टिकल्स एट क्रस्ट आर ट्रफ, जो पार्टिकल्स क्रस्ट और ट्रफ पर हैं, पार्टिकल्स एट क्रस्ट एंड ट्रफ, तो वो जो पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ पर हैं, पार्टिकल्स एट क्रस्ट एंड ट्रफ, वो जो पार्टिकल्स क्रस्ट और ट्रफ की तरह हैं, ट्रफ की पोजीशन पर हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो कहाँ की तरफ मूव करें। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट सी से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ बनेगी, और ये पॉइंट डी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ बनेगी। यानी कि दोनों बीच वाली लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, और बीच वाली लाइन को हमने क्या कहा था, मीन पोजिशन कहा था। यानी कि पार्टिकल जो क्रस्ट और ट्रफ पर हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी, और ये हमेशा की हम बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट वंस, हमेशा इनकी टेंडेंसी होगी, ऑलवेज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये एमसीक्यूज आ चुका है, याद रखिएगा। उनकी टेंडेंसी हमेशा कहां पर होगी, टू मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन, के वो हमेशा कहां पर मूव करें, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करें, मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए इनके साथ। अच्छा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद मैंने इसको इरेज करना है और आगे की तरफ मूव करना है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जब ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ा था तो मैंने कहा था कि भाई ये रस्सी के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको भी आप ट्रांसवर्स वेव्स कह सकते हैं। तो अगर हम उस रस्सी के अंदर स्पीड डिटरमाइन करना चाहें, वेव की अगर स्पीड डिटरमाइन करना चाहें, तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है, दैट E इज इक्वल टू अंडर एटिकल टी डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा, यहाँ पर जो टी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेंशन इन द स्प्रिंग। रस्सी में जो खिंचाव प्रोड्यूस होता है उसे हम टी का नाम दे देते हैं, टेंशन का। और ये जो आपको म्यू नजर आ रहा है, इस म्यू को हम क्या कहते हैं, इस म्यू को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ये कोई मास नहीं है, वरना फिरल के बुक में यहाँ पर एम लिखा पड़ा है, तो बजाय एम है, लेकिन आपने इसको लीनियर मास डेंसिटी पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो लीनियर मास डेंसिटी है म्यू, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है मास पर यूनिट लेंथ। कितने मास ने कितनी लेंथ ऑक्यूपाई की है हमारे पास, वो क्या होगी, वो होगी लीनियर मास डेंसिटी। इसका यूनिट क्या बनेगा, देखिए मास का यूनिट क्या होता है केजी, और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो केजी पर मीटर या केजी मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ये लीनियर मास डेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होता है हमारे पास। अच्छा, जब हमने वेव्स पढ़ा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको इरेज करना है। अच्छा, जब हमने वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, वेव के कॉन्सेप्ट में हमने यही कहा था कि वेव के अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करते हैं मीडियम्स को, जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मीडियम्स को, तो हम ये देखते हैं कि किस मीडियम की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से साइड से इसको इरेज करूंगा, मैं मुकम्मल इरेज नहीं कर रहा, इसकी साइड से सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, और हम इलास्टिसिटी की बुनियाद पर देखेंगे भाई इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस की होती है। ऑब्वियसली सॉलिड की होती है, करेक्ट वन। तो याद रखिएगा, अच्छा लिक्विड और गैस में होती है लेकिन बिल्कुल कम होती है। तो याद रखिएगा जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो फ्लूइड में जो है ना प्रोपेगेट नहीं कर पाते। क्यों फ्लूइड में प्रोपेगेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट क्लियरली लिख रहा हूँ कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, वो ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेट नहीं हो सकती। कहां पर प्रोपेगेट नहीं हो सकती, डोंट प्रोपेगेट, ठीक है, डू नॉट प्रोपेगेट। और कहां से प्रोपेगेट नहीं हो सकती, डू नॉट प्रोपेगेट, प्रोपेगेट इन फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स में प्रोपेगेट नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा।
डू नॉट प्रोपेगेट इन फ्लूइड्स। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर के हिसाब से। ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर आपने ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी जो एक्चुअल नेचर है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, यहाँ से मुझे एक एमसीक्यू समझ में आ रहा है, जहन में आ रहा है। वो एमसीक्यू कुछ यूं था कि भाई कौन सा फेनामिना है, विच फेनामिना, कौन सा फेनामिना है जो डिस्टिंग्विश करता है, जो डिफरेंस करता है? किस में डिस्टिंग्विश करता है? विच फेनामिना दैट डिफरेंशिएट, जो डिफरेंशिएट करेगा। और किसको डिफरेंशिएट करेगा? बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स को जो डिफरेंशिएट करे। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल पर भी आते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू क्लियर करने। दोनों को जो डिफरेंशिएट करेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। याद रखिएगा, ये भी बहुत मर्तबा क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कौन सा प्रोसेस है जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल को डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंस करेगा, वो पोलराइजेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट रहा जो हमने किसमें डिस्कस किया? ट्रांसवर्स नेचर के अंदर। ट्रफ और क्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया मैंने, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया। अच्छा, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ट्रांसवर्स वेव्स। उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ वेव की तरफ चलते हैं, और सेकंड टाइप ऑफ वेव हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के और भी बहुत सारे नाम हैं, और वो भी मैं नाम एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। वो दर हकीकत साउंड को देखकर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास वेव हमें मिली, वो हमारे पास कौन सी मिली? वो हमारे पास मिली लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जो मैं आपको दूसरे नाम बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आल्सो कॉल्ड कंप्रेशन वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे प्रेशर वेव का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, प्रेशर क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन पर प्रेशर ज्यादा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल से है कि ये आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दैट इट इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि ये वो तरफ है जिस तरफ में वो वेव क्या कर रही है? प्रोपेगेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये रहा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और उसके बाद इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेंगे उस चीज को आप समझ लें। अब पार्टिकल ट्रेवल करने का तरीका हमें बता दिया, वो ये बता दिया कि अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके पैरेलल जाएंगे, यानी कि वो पार्टिकल ऐसे भी जा सकते हैं, वो पार्टिकल्स ऐसे भी जा सकते हैं, या वो जो पार्टिकल्स हैं वो एंटी पैरेलल भी आ सकते हैं, पीछे की तरफ भी वापस लौट सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो मूव अक्रॉस नहीं होगा, बल्कि मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्टिकल्स, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो मूव अलोंग करेंगे, मूव अक्रॉस नहीं करेंगे। याद रखिएगा, डेफिनेशंस में वर्ड थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाते हैं। मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जिनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उनके अलोंग मूव करेंगे। और उनके अलोंग मूव करने के यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, और वो दो कॉन्सेप्ट क्या हैं? वो दो कॉन्सेप्ट ये हैं कि वो हो सकता है कि वो उसके सेम डायरेक्शन में जाए, उसके पैरेलल जाए, या उसके एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी हम ले सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल और कंप्रेशनल वेव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब ये वेव ट्रेवल करती है, इसका एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, अब जब ये वेव ट्रेवल करती है तो ये कुछ पोर्शंस बनाती है अपने पाथ में, जैसे वो क्रस्ट और ट्रफ बना रही थी। तो यहाँ पर वो जो पोर्शंस होंगे वो पोर्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसा पोर्शन होते हैं जहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बिल्कुल करीब हो जाते हैं। इसी तरीके के साथ हमारे पास कुछ पार्टिकल्स बनेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब बनेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से पार्टिकल्स बना देता हूँ। ये वो पार्टिकल्स है जहां पर एक दूसरे के वो करीब बनेंगे, तो ये मैंने ये पोर्शन बना दिया। इसी तरीके के साथ कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब वो पोर्शन जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर हम इस पोर्शन की तरफ हम बात करें तो इस पोर्शन में हमारे पास प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जहां पर प्रेशर ज्यादा है तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो जैसे वहां पर क्रस्ट बन रहा था तो यहाँ पर कंप्रेशन बन रहा है। इसी तरीके के साथ ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। तो एक बना कंप्रेशन, एक बना रिफ्रैक्शन।
अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा इसका, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। और यहाँ पर अगर प्रेशर कम है तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम को देखकर हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी इस वाले पोर्शन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज है तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, ये 3 एमसीक्यू ध्यान में रखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी और प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी इस वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी और यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम एंड डेंसिटी, कंप्रेशन और रेयरफिक्शन का कॉन्सेप्ट ये है। इसी तरीके के साथ यहाँ पर अगर मैं कंप्रेशन और रेयरफिक्शन के बीच में डिस्टेंस बताऊं तो यहाँ पर भी बड़े सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे हमें। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देखिएगा। और वो 2 कॉन्सेप्ट समझ लें, 2 एमसीक्यू समझ लें जो आपको इजी लगे। बेटा यहाँ पर सबसे पहला जो एमसीक्यू ये आता है कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करें, और डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार, ठीक है। तो एक पार्ट ये हमारे पास होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव कहने का, तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जी मतलब कॉन्जिक्यूटिव समझ जाइएगा, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फिक्शन। भाई 2 कंप्रेशन या लगातार रेयर फिक्शन के दरमियान में रिफ्रिक्शन, तो यहाँ पर हमारा लिख लेता हूं मैं रिफ्रिक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो 2 लगातार कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, लगातार की हम बात करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना कि यहाँ पर एक एक ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें डिस्टेंस पूछा जाए लेकिन कंप्रेशन कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं बल्कि अल्टरनेटिव, क्या वर्ड यूज हुआ हो, अल्टरनेट, ठीक है। तो अल्टरनेट होने का क्या मतलब है, अल्टरनेट, अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फिक्शन, 2 अल्टरनेट कंप्रेशन या रेयर फिक्शन रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलवाएगा, वो हमारे पास कहलवाता है 2 लेमडा। और अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक चीज को छोड़कर दूसरा। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव आए तो लेमडा, अगर अल्टरनेट आए तो 2 लेमडा, ये याद रखिएगा चीज। अल्टरनेट और कॉन्जिक्यूटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर दूसरा, ठीक है। और कंप्रेशन का मतलब क्या, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, 2 लगातार। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसका फार्मूला देखें जो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पढ़ते हैं उसका भी सेम ही फार्मूला होता है। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है अंडर एटिकल ई डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई है वो हमारे पास क्या कहलवाता है, वो इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं। और ये जो रो है ये हमारे पास कहलवाती है डेंसिटी, और इस डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम इनर्शिया के हिसाब से ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इज इट क्लियर, ओके। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर हमने एक टाइप ऑफ वेव पढ़ा और वो हमारे पास था साउंड वेव। तो साउंड मुतालिक हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फाइनल पोजीशन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, देखना अब वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप साउंड को डिस्कस करते हैं तो हम साउंड को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 हिस्से क्या हैं, सबसे पहला हमारे पास जो हिस्सा है वो हमारे पास कहलवाता है अल्ट्रासोनिक। साउंड में जो पहला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक वो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज। और किलो का क्या मतलब होता है, 1000, तो आप इसको 20,000 भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो साउंड का दूसरा हिस्सा होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं ऑडिबल। और ऑडिबल का क्या मतलब होता है कि वो सुनने की सलाहियत रखे। एंड फॉर ह्यूमंस, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ह्यूमन के लिए, क्योंकि डिफरेंट के लिए फिर डिफरेंट होगा, लेकिन ह्यूमंस के लिए हम जाएंगे। तो ह्यूमन के लिए क्या होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिटवीन होती है, किसके बिटवीन होती है, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। तो ये थर्ड वन हमारे पास इंफ्रासोनिक है। और इंफ्रासोनिक में क्या होता है, इंफ्रासोनिक में वो चीज लेस देन होती है, यानी फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है। और किससे लेस देन होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ये 3 कैरेक्टराइज आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल पर जाएं तो हमें स्प्रिंग वेव्स जो हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साउंड अभी मैंने बताया ना, साउंड वेव्स, ऐसे ही हमारे पास एक और वेव्स होती हैं स्प्रिंग वेव्स या वेव्स ऑन अ स्प्रिंग, ठीक है। तो उनको भी स्ट्रेच करना पड़ता है, उनको भी मूव करना पड़ता है, तो वो भी कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन बनाती हैं। तो स्प्रिंग
अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्प्रिंग वेव्स कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो जो स्प्रिंग में वेव्स जनरेट होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव नेचर होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक मजेदार सवाल मुझसे बच्चे ने पूछा था कि सर जो सुपरसोनिक वेव्स होती हैं क्या वो साउंड वेव्स हैं? तो याद रखिएगा, सुपरसोनिक वेव्स आर नॉट साउंड वेव्स। जो सुपरसोनिक वेव्स हैं वो साउंड वेव्स नहीं होती, क्योंकि सुपरसोनिक जो है वो तो एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो साउंड निकलता है। तो सुपरसोनिक वेव्स का साउंड वेव्स के साथ कोई जो है ना वो रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो सुपरसोनिक वेव्स आर नॉट साउंड वेव्स, याद रखिएगा, सुपरसोनिक वेव्स को आप साउंड वेव्स में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जब हम साउंड को डिस्कस कर लेते हैं तो साउंड की स्पीड देखने के लिए दो फार्मूलाज थे, वो मैं बता देता हूँ पहले ही, वरना आगे चल के भी मैं आपको समझाऊंगा कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रेटिकल पी, पी का मतलब है प्रेशर, डिवाइडेड बाय रो, और रो का क्या मतलब है, डेंसिटी। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड का एक और फार्मूला बताया गया था, वो कौन सा था, अंडर रेटिकल गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। ये जो गामा है ये नेचर ऑफ गैस डिस्कस करता है, मुख्तलिफ गैसेस के लिए गामा की वैल्यू मुख्तलिफ है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चल के हम इसको देख भी जाएंगे। देखिएगा आप यहाँ पर क्या चीज होती है कि जो ऊपर वाला फार्मूला था ये किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे वाला फार्मूला था वो किसने दिया था, वो दिया था लेप्लेस करेक्शन ने, ठीक है। और न्यूटन के हिसाब से जो स्पीड ऑफ साउंड हमें मिली थी वो कितनी मिली थी, 280 मीटर पर सेकंड, लेकिन लेप्लेस करेक्शन में वो कितनी मिली थी, 332 मीटर पर सेकंड, लेप्लेस करेक्शन की बुनियाद पर। और ये किसके लिए है, ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है, याद रखिएगा। लेकिन ये कितने टेम्परेचर पर होती है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आगे चल के पढ़ेंगे कि टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है, डेंसिटी पर कैसे इफेक्टेड है, टेम्परेचर के रिलेशंस क्या बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आगे। यहाँ पर मैं जस्ट साउंड का आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था इनकी बुनियाद पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की तरफ भी हम चलते हैं, कि हमारे पास बाकी दो टाइप्स की मैकेनिकल वेव्स की बचती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लियर ऑल रैंक्स करूंगा जल्दी से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, उसके बाद मैं क्लियर ऑल रैंक्स करता हूं, और क्लियर ऑल रैंक्स के बाद हम चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, के मीडियम में डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेव है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है पीरियोडिक वेव। तो थोड़ा सा पीरियोडिक वेव को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रेसिव वेव की तरफ भी जाएंगे। पीरियोडिक वेव क्या होती है, जिसमें जो मीडियम में अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, वो कैसे हो, देट रिपीट इटसेल्फ, जो खुद को रिपीट करे, यानी कि दोबारा रिपीट करे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, देट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बराबर के टाइम के हिसाब से खुद को क्या करे, रिपीट करे। अब बराबर के टाइम के हिसाब से खुद को कैसे रिपीट करेगी, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे पानी के अंदर वेव जनरेट करनी है, तो पानी के अंदर मैंने क्या किया, कुछ पेंसिल को डिप किया तो एक वेव बनी, फिर दोबारा डिप किया आफ्टर 1 सेकेंड तो दूसरी वेव बनी, फिर दोबारा टिक किया तो आफ्टर 1 सेकेंड एक तीसरी वेव बनी, जब दोबारा टिक किया तो आफ्टर 1 सेकेंड दूसरी वेव बनी। यानी कि मैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ वो हर एक सेकंड के बाद है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। तो पीरियोडिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, ये पीरियोडिक में ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी बन सकती है। जैसे किसी रस्सी में वेव जनरेट करें तो जनरेट करनी है तो मैं उसको फोर्स जो है वो पीरियोडिक लगाऊंगा। पीरियोडिक करने का क्या मतलब है कि इक्वल फोर्स लगाता रहूंगा, तो उस रस्सी के अंदर जो वेव्स जनरेट होंगी वो भी क्या कहलवाएंगी, पीरियोडिक वेव्स कहलवाएंगी। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ वेव हमारे पास होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। और प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव वेव का। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि यहाँ पर एनर्जी प्रोपेगेट करती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर अवे, दूर जाती है, कहाँ से दूर जाती है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि जिस पॉइंट में हमारे हमारे पास डिस्टर्बेंस हुई है उस डिस्टर्बेंस से वो कहाँ जाए, इस डिस्टर्बेंस से वो दूर जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई पानी के अंदर जो है मैंने किसी चीज को डिप कर दिया, ये पानी है और पानी के अंदर मैंने किसी भी चीज को डिप किया यहाँ पर, तो बदले में एक वेव बनी, लेकिन वो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती जाएगी, पीछे की तरफ चलती जाएगी। तो इन वेव्स को मैं क्या कहूंगा, इन वेव्स को मैं प्रोग्रेसिव वेव्स कहूंगा, जिनमें वो क्या करती जा रही है, दूर जाती जा रही है। और प्रोग्रेसिव वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों नेचर की बन सकती है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी वेव है हमारे पास जो पीरियोडिक तो है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, याद रखिएगा,
एक ऐसी वेव जो नॉन प्रोग्रेसिव कहलवाती है, उस वेव को हम क्या कहते हैं, उस वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो स्टेशनरी या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव। तो ये याद रखिएगा, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स। हाँ, पीरियोडिक वेव्स बन सकती हैं, किसी रस्सी में वेव जनरेट करें, लेकिन वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी, यानी कि वो दूर नहीं जाएंगी बल्कि उसी पॉइंट के करीब ही रहेंगी हमारे पास। तो ये क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग। आगे चल के पढ़ेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग क्या होता है, थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ पॉइंट्स आएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना स्पीड ऑफ वेव के फार्मूला को डिस्कस करना है। शुड आई रेज दिस वन? ओके, तो मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस कर लेता हूँ कि वेव की जो स्पीड है उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। आपने जो है उन कंडीशंस को समझना है, देखिएगा कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम चीज को। भाई जो जनरल फार्मूला है किसी भी वेव की स्पीड को फाइंड करने का, वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो पहला फार्मूला आपने ये याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है 1/t। तो आपने क्या करना है, f की जगह पर 1/t रखना है, तो v बराबर हो जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाय दिस वेवलेंथ, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या बना, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय t। तो ये दूसरा फार्मूला बना आपके पास वेवलेंथ, स्पीड और टाइम पीरियड में। फिर हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे कि भाई टाइम पीरियड इस साइड चला जाएगा तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तब भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये तीन फार्मूला आपने डिस्कस करने हैं, ध्यान में रखने, जिसके अंदर हम आगे चल के क्या करेंगे, एमसीक्यूज करते जाएंगे। उसके बाद कुछ मीडियम की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियम चेंज करने से क्या चीजें सेम रहती हैं या मीडियम चेंज करने से क्या चीज चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि अगर हम मीडियम को चेंज करें, जैसे डेंसर से रेयर की तरफ चले जाए या रेयर से डेंसर की तरफ चले जाए, अगर मीडियम चेंज होगा तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम रहती हैं, और वो कौन सी होती हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, जिस पॉइंट से हम इसको जनरेट करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो बाकी दो चीजें बचती हैं, एक स्पीड एक वेवलेंथ। और दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। देखें क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर हटा दें तो v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा हमने बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड इंक्रीज करे, इफ v इंक्रीज, तो बदले में इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज करने का क्या मतलब है, कि बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी। और अगर हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो जाए, तो स्पीड डिक्रीज होने का क्या मतलब है, कि वेवलेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, चेंज इन मीडियम का। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है विद इन मीडियम। विद इन मीडियम का क्या मतलब है, कि वो मीडियम के अंदर ही रहे, मीडियम से बाहर की तरफ न जाए, विद इन सेम मीडियम रहे। अगर सेम मीडियम की बात करेंगे तो जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम सेम मीडियम की बात करेंगे तो स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। तो बाकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके के साथ आपको कहे कि इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस, अगर वेवलेंथ बढ़ जाए तो बदले में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। इसी तरीके के साथ आपको कहे कि भाई वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन कॉन्सेप्ट को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। एक चेंज इन मीडियम, एक विद इन मीडियम। चेंज इन मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम, तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होंगी, और विद इन मीडियम में स्पीड सेम, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जो है ना, एक लड़की भी बोल रही है, एक बॉय भी बोल रहा है, ठीक है। अब लड़की और बॉय जब बोलेंगे तो उनकी जो पिच होती है वो डिफरेंट होती है। पिच डिफरेंट का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर एक कमरे के अंदर बोलेंगे तो उनकी स्पीड तो सेम ही रहेगी। जो स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या हुआ, कि उनकी फ्रीक्वेंसी डिफर है, स्पीड सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफर है तो उनकी वेवलेंथ भी डिफर होगी। और कैसे डिफर होगी, वो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलें, इसको फिर हम मजीद लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जस्ट फर्स्ट पार्ट था जिनके अंदर हमने ये चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।